विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं पेपर नंबर 9 से 3 की, जिसमें आपका सब्जेक्ट रहेगा शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम देखने वाले हैं और बीच बीच में आपको बताता रहूंगा कि कहाँ से क्वेश्चंस किस तरह से घुमाए जाते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है ऑटिज्म किस प्रकार का रोग है। तो ऑटिज्म जब भी रोग की बात आएगी तो ये मानसिक रोग कहलाता है। ये मस्तिष्क से संबंधित है, यानी कि आपके मानसिक कोई भी विकृति हो सकती है, उसको ऑटिज्म कहा जाता है। इसके अलावा अगर आपने 901 नहीं देखा है तो उसको देख लेना, 902 अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लेना, 903 आप यहाँ पे देख रहे हैं। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 901, 2, 3, 4, 5 इस तरह से जो ये सारे पेपर्स हैं, इनके क्वेश्चंस जो हैं आपस में इंटर रिलेटेड रहते हैं। यानी कि अगर आपका 901 में जो क्वेश्चन आया हुआ है, कोई ना क्वेश्चन उठा करके 902 में देगा, और इसी तरह से 901 में जो क्वेश्चन आया हुआ है, 902 में जो क्वेश्चन आया हुआ है, उसको उठा करके 903 में दे देते हैं। और इसी तरह से अन्य सब्जेक्ट जो आपका है, यानी कि 904 है, उसमें आपका 901 में से भी क्वेश्चन मिल सकता है, 902 में से भी और 903 में से भी। तो इस तरह से ये इंटर रिलेटेड होते हैं। तो इनके जो आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं उसको थोड़ा ढंग से पढ़ें, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस घुमा के पूछे जाते हैं। ये हमेशा का नियम है, चाहे आप किसी भी साल का पेपर उठाइए, आपको 901 का कोई ना कोई क्वेश्चन 902 में देखने को मिलेगा, और इसी तरह 902 का कोई ना कोई क्वेश्चन जो आपको 903 में देखने को मिलेगा। और इसी तरह से फिर फर्दर चलता रहता है ये। तो आपको जो भी क्वेश्चंस तैयार करने हैं वो बेहतरीन तरीके से तैयार करिएगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप सारे ऑप्शंस को लिखें, यानी कि जितने भी पॉइंट्स हैं ज़रूरी नहीं है कि आप उतने पॉइंट्स लिखें, कम भी पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है पूछा गया है, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको किया था ब्रेल लिपि, लुई ब्रेल ने, उन्हीं के नाम पे ब्रेल लिपि जो है पढ़ा था। और ये खुद भी जो है ये जन्मजात जो है अंधे थे। इसके बाद जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको मंद बुद्धि वाला बालक कहते हैं। यह परिभाषा किसकी है। तो ये परिभाषा दी थी क्रो एंड क्रो ने। तो ये एमसीक्यू भी बनता है और कभी कभी इसको जो है एक शब्द में पूछा जाता है और कभी कभी इसको खालिस्तान बना दिया जाता है। इसमें पूछा गया अफेजिया किस प्रकार की विकृति है। तो अफेजिया जो है ये मस्तिष्क की एक ऐसी विकृति है जिसमें बालक को बोलने और लिखने और बोले और लिखे हुए शब्दों को समझने या प्रकट करने में अनियमितता यानी कि अस्पष्टता दिखाई देती है। यानी कि वो बोलने और लिखने में भी अस्पष्ट होते हैं, साथ ही साथ लिखे हुए शब्द और बोले हुए शब्दों को समझने में भी वो अस्पष्ट होते हैं, समझ नहीं पाते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है गणित अधिगम तथा गणित संबंधी प्रश्नों को हल करने की असमर्थता क्या कहलाती है। तो उसको हम बोलते हैं डिसकैलकुलिया। ध्यान रखना, कैलकुलेटर से संबंधित है ये। तो जहां पर कैलकुलिया आएगा वो गणित संबंधी प्रश्नों के उत्तर ना देने वाले विद्यार्थी के ऊपर लागू होता है। इसी तरह से डिसकैलकुलिया है, अलग है डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया का कोई एक लक्षण आपको बताना है। तो इसमें जो है बालक को निश्चित अक्षर और शब्द लिखने में कठिनाई का अनुभव होता है, जिसको हम डिस्ग्राफिया के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया इसमें डिसलेक्सिया। अब देखिए यहाँ पे डिसकैलकुलिया पूछा गया है, डिस्ग्राफिया पूछा गया है और डिसलेक्सिया पूछा गया है। तीनों अलग अलग हैं और तीनों में ही कंफ्यूजन होता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से आपको समझना है। इसका प्रमुख कारण क्या है। तो ये जो डिसलेक्सिया है ये आपके तंत्रिका तंत्र संबंधी होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा गया राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये नई दिल्ली में है। इसके बाद में समावेशी शिक्षण क्या है, इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन भी बनता है, छोटा क्वेश्चन भी बनता है। तो सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ऐसी शिक्षा या शिक्षण व्यवस्था जो सक्षम और असक्षम दोनों बालकों को एक साथ प्रदान की जाती है समावेशी शिक्षा कहलाती है। इसके बाद में लेखन अयोग्यता क्या है। तो लेखन अयोग्यता को डिस्ग्राफिया कहते हैं। ध्यान रखना है आपको, अगर लिखने में आपकी कैपेबिलिटी सही नहीं है, आप लिख नहीं सही से पाते हैं, तो उस बीमारी को हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। तो यही चीज़ मैंने बताया था कि आपका डिस्कैलकुलिया अलग होता है, डिस्ग्राफिया अलग होता है, और इसी तरह से आपका जो है डिसलेक्सिया अलग होता है। तो इसमें लेखन की अयोग्यता होती है। और इसमें क्या होता है, लेखन दोष में जो है अक्षरों को पहचान नहीं पाते हैं, यानी कि प और त में अंतर नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे के सारे जो सिमिलर दिखने वाले शब्द हैं, जो एक जैसे दिखने वाले शब्द हैं, अगर ये उल्टे और सीधे होते हैं तो इसमें ये दिखाई देता है। इसके बाद है राष्ट्रीय न्यास अधिनियम क्या है। तो ये सन 1999 में विकलांगता के लिए एक अधिनियम का निर्माण हुआ था, एक कानून का निर्माण हुआ था। तो उसी को जो है राष्ट्रीय न्यास अधिनियम कहते हैं, जिसमें आपका लकवा संबंधी मानसिक मंदता हो सकती है, किसी भी प्रकार की जो विकलांगता है उसको जो है इसमें शामिल किया गया था। तो वही जो है राष्ट्रीय न्यास अधिनियम कहलाता है। और ध्यान रखना आपको कौन से सन में पारित किया गया था, ये 1999 में। और विकलांगता क्या है। तो विकलांगता किसी भी तरह से हो सकता है, यानी कि ऐसे दोष जिसमें शारीरिक या मानसिक, यानी कि आप शरीर का जो आपका कोई अंग है, अगर वो काम नहीं करता है तो भी आप विकलांग श्रेणी में आ जाएंगे। अगर आप मानसिक रूप से कमजोर हैं, यानी कि आपका दिमाग काम नहीं करता है, आप सोच नहीं समझ सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं और ढंग से समझ कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हैं, तो वो भी आपकी विकलांगता ही कहलाती है। ऐसा नहीं है कि विकलांगता समझ करके आप ये समझे कि केवल फिजिकली चैलेंज्ड है वो, ऐसा नहीं है। मानसिक भी रूप से बीमार आदमी विकलांग कहलाता है। इसके बाद में CWSN का फुल फॉर्म आपको बताना है। इसका अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो इसका अर्थ जो होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स होता है। इसका अर्थ जो है विशेष आवश्यकता वाले बालक या बच्चों से है। ठीक है। इसके बाद जो है आपसे इस पे बड़ा भी क्वेश्चन बनता है, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। अधिगम अक्षमता से क्या आशय है। तो अधिगम अक्षमता यानी कि अधिगम मतलब सीखना होता है। तो सीखने से क्या आशय है, मतलब सीखने के
खिलाफ हैं या सीख नहीं पाते हैं तो उससे क्या से अक्षमता, मतलब कि आप उसको कर नहीं पाते हैं। तो सीखने की अक्षमता जो है उससे क्या से होता है कि बालक को जो है सीखने की, मतलब बालक की सीखने की उस स्थिति को अधिगम अक्षमता कहते हैं जिसमें वो वाचन नहीं कर पाता, लेखन करने में असमर्थ होता है या श्रवण करने में असमर्थ होता है, यानी सुनने में या फिर पठन करने में या तर्क देने में या फिर कोई भी गणित संबंधी प्रश्नों को या समस्याओं को सुलझाने में जो है उसको कठिनाई अनुभव होती है। तो इस तरह के समस्या को अधिगम अक्षमता कहते हैं। इसके बाद में पठन, यानी जिसकी हम बात कर रहे थे डिस्लेक्सिया, तो ये एक बीमारी है जो आदमी पढ़ नहीं पाता है, यानी कि उसको पढ़ने संबंधित दोष को जो है डिस्लेक्सिया कहते हैं। उसमें उच्चारण नहीं कर पाता है, ठीक है, और वो मौन भी पढ़ता है तो भी उसको समझ में नहीं आ पाता है। तो इस तरह की बीमारी को डिस्लेक्सिया कहते हैं। विशिष्ट बालक किसे कहते हैं? तो विशिष्ट बालक वो होते हैं जिनकी शारीरिक, मानसिक और व्यवहार जो हो वो सामान्य बालक से अधिक हो या अच्छा हो, तो उसी को विशिष्ट बालक बोलते हैं। कई लोग आपने देखा होगा टीवी पे जिनको गूगल ज्ञानी बोलते हैं। तो इस तरह के जो बालक होते हैं जिनमें अपने उम्र से ज़्यादा समझ हो जाती है तो उन्हीं को विशिष्ट बालक कहते हैं। जिनका व्यवहार परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, उनकी मानसिक कैपेसिटी जो है कॉलेज के स्टूडेंट से भी ज़्यादा होती है जबकि वो स्कूल में होते हैं। छोटी क्लासों में जो है बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं। तो इस तरह के बच्चे जो है विशिष्ट बालक कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में आकलन से क्या अभिप्राय है? आकलन यानी कि मूल्यांकन की बात हो रहा है। तो इसमें श्रीमती आर शर्मा के अनुसार जो है समावेशी शिक्षा हेतु आकलन का आशय नीतियों, सिद्धांतों एवं विधियों की समीक्षा करने से है, जो सभी प्रकार के छात्रों को शैक्षिक और शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है मार्गदर्शक करती हैं। आगे जो नेक्स्ट है इसमें आपसे पूछा गया समावेशी शिक्षा के कोई दो उद्देश्य लिखिए। आपसे जो है अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे केवल 2 ही उद्देश्य पूछेगा। अगर बड़ा क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें आपसे पूछेगा सीधा सीधा समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो समावेशी जो शिक्षा है यानी कि सबके लिए जो समान शिक्षा है, ये इसकी बहुत सारे उद्देश्य हैं, इसकी विशेषताएं अलग हैं, उद्देश्य अलग हैं। तो आप जो विशेषताओं को और उद्देश्यों को आप लिख सकते हैं अलग अलग। मैं दोनों चीज़ें बताने वाला हूँ। पहले आप उद्देश्य की बात करेंगे। अगर आपसे 2 पूछता है तो 2 ही लिखिएगा। अगर आपसे वर्णन करने की बात होती है तो उसमें आप ये सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं जिसमें हमने 7 पॉइंट दिए हैं। 7 में से आप 4 लिखें, 6 लिखें, 5 लिखें, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपसे कोई यहाँ पे पॉइंट याद नहीं होता तो उसको आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है इसमें पूछा गया समावेशी शिक्षा के कोई 2 विशेषताएं बतानी है। अगर फिर से आपको 2 विशेषता पूछता है तो इसका मतलब प्रश्न आएगा 2 नंबर का। अगर केवल विशेषताएं लिखिए पूछता है तो प्रश्न हो सकता है 3 नंबर से लेकर के 4 नंबर और 5 नंबर का भी। तो आपका जब क्वेश्चन बड़ा होगा तो कम से कम जितने भी पॉइंट होंगे उससे एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको लिखना है। जैसे कि आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 3 पॉइंट लिख दीजिए। अगर आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 4 पॉइंट लिख दीजिए। अगर आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 5 पॉइंट लिखिए और 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 6 पॉइंट लिखिए। इस तरह से आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट लेके चलना है ताकि अगर एक भी पॉइंट आपने गलत लिखा है तो उसका नंबर ना कटे। तो इसके प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं यहाँ पे हमने दे दी है। अगर आप 5 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें आपको 6 पॉइंट लिखने होंगे, लेकिन अगर 5 भी आप लिख देते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। इसके बाद जो है इसके 7 और 8 पॉइंट जो है जिस तरह से यहाँ पे दिए गए तो जो आपको आसानी से याद हो उसी को याद करना है। अगला जो है क्वेश्चन इसमें कोठारी आयोग की पाठ्यक्रम संबंधी विशेषताओं की बात की गई है कि जो कोठारी आयोग था उसने पाठ्यक्रम में अपने क्या विशेषताएं दी थी वो बताना है। तो कोठारी आयोग के पाठ्यक्रम में जो भाषाओं के अध्ययन पर जोर दिया गया था, इसमें त्रिभाषा सूत्र में संशोधन करने की बात हुई थी और हिंदी का स्थान भी इसमें चेंज किया गया था। इसके अलावा जो विभिन्न भाषाएं हैं उनको भी जो है रखा गया है। उसके अलावा अंग्रेजी का स्थान इसमें बताया गया था कि अंग्रेजी कहाँ रखनी है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जो है कम से कम अंग्रेजी होनी चाहिए। सर्वोच्चम शिक्षा स्तर पर जो अंग्रेजी होनी चाहिए, छोटे स्तर पर अंग्रेजी ना हो तो भी चलेगा। इन्होंने ये अपने प्रावधान दिए थे। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में असमानता निवारण के उपाय लिखने हैं। शिक्षा में जो असमानता होती है उसमें निवारण क्या कर सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट लागू कर सकते हैं, तो ये आपको बताना है। तो इसमें हम 6-7 पॉइंट लिख सकते हैं। ये सारे पॉइंट जो है आपको नंबर के हिसाब से लिखने हैं। मैंने बता दिया है कि जितने नंबर का क्वेश्चन हो उससे 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखें। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं क्या है। तो यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया है इसको छोटे फॉर्म में भी, आपको शॉर्ट फॉर्म में भी बता दूंगा। तो ये जो आपके प्रतिभाशाली यानी कि स्पेशल जो चिल्ड्रंस होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उनकी क्या खासियत होती है, ये सारी चीज़ें बतानी है। तो इनका जो विशाल शब्दकोश होता है, बहुत सारी चीज़ें इनको याद रहती है, ये सारी चीज़ें को आप लिखना है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। इसमें 6 पॉइंट तो ये हैं यहाँ पर, तो इनको तो आपको लिख लेना है। बाकी और भी मैं बता देता हूँ आपको, आगे के जो 6 पॉइंट हैं उनको लिख सकते हैं। तो 12 पॉइंट कम से कम आप लिख सकते हैं। और जो इनकी बुद्धि लब्धि होती है यानी कि आईक्यू लेवल होता है 130 से 170 तक जाता है, इनका हाई आईक्यू लेवल होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया बिछड़े बालक की विशेषताएं लिखिए। तो बिछड़े बालक यानी कि कह सकते हैं कि समाज में जो पिछड़े हुए हैं, जिनको समाज में सम्मानित नहीं किया जाता, अपने साथ नहीं रखा जाता, जो पिछड़े हुए हैं, निम्न जाति के भी हैं, तो उनकी जो विशेषताएं हैं वो क्या होती है। तो इनकी जो सारी समस्याएं हैं उनको आप बता सकते हैं। आपके सामाजिक लेवल पे भी बता सकते हैं और स्कूल लेवल पे यानी कि विद्यालय लेवल पे भी बता सकते हैं। इसमें सीखना जो है उनका बहुत धीमा होता है, जीवन में बहुत सारा निराशा का अनुभव करते हैं, और उसके अलावा जो है इनके व्यवहार संबंधी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। और जो सामाजिक कार्य हैं उनमें जो है इनका अपना अनुदान जो है बहुत कम होता है। सामाजिक कार्य करने के लिए ये जो है अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। और कई बार तो ये जन्मजात जो है ये प्रॉब्लम होती है पिछड़े वालों को की,
उसके अलावा मंद बुद्धि होती है, जैसे कि मैंने बताया आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको इसको लिखनी है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, जो आपको अच्छा लगे उनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, पिछड़े अथवा शैक्षिक मंदता के कारण, यानी कि मंद बुद्धि के कारण आपको लिखना है। अगर पिछड़ना है या फिर शैक्षिक रूप से वो मंदता है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए, शारीरिक विकास अगर सही से नहीं हो पाएगा तो आदमी क्या होगा, मंद हो जाएगा, ठीक है, पिछड़ जाएगा। या फिर अगर उसके शारीरिक विकास के अलावा जो है उसके कोई शारीरिक दोष है, मतलब शारीरिक विकास तो हुआ लेकिन शारीरिक दोष है, कोई मान लीजिए मेंटली एबिलिटी हो गई या फिजिकली एबिलिटी हो गई, तो उसकी वजह से जो है बालक विकसित नहीं हो पाता है और ये पिछड़ जाता है, शिक्षा में भी उसका मन नहीं लगता है और दूसरों से वो अपने आप को अलग समझता है। और अगर कोई शारीरिक रोग हो जाता है तो वो बाद में इफेक्ट करता है, जैसे ग्रंथियां आपकी खराब हो जाएं, कुपोषण हो जाए या पाचन शक्ति खराब हो जाए और आंतों की गड़बड़ी हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ये शामिल होती हैं। इसके बाद जो है आप अगला पॉइंट बता सकते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि। तो उनकी बुद्धि लब्धि जो है बहुत ही कम होती है, सामान्य बालकों से बहुत कमती होती है, यानी कि उनके जो सामान्य बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि से जो है इनकी बुद्धि लब्धि आधी होती है, जो कि बेकार मानी जाती है। तो ये सारे पॉइंटों को कवर कर सकते हैं इसमें। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, श्रवण दोष बालकों हेतु शिक्षक सुविधाओं का, जो शैक्षणिक सुविधाएं हैं जो विद्यालय में पढ़ाया जाता है उसको आपको बताना है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप लिख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम ध्यान दे सकते हैं जो इनकी सुविधाओं में काम करेंगी। तो इसके लिए जो है श्रवण सहायता के लिए हम रेडियो और बहुत सारे दूरदर्शन सामग्री का उपयोग कर सकते हैं, इस तरह के सहायक सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनके द्वारा जो है इनको सुविधा प्रदान कर सकते हैं। फर्नीचर इनको अच्छा दें, वायु जो वहाँ पर वेंटिलेशन है जहाँ पर इसको इनको पढ़ाना है, तो वहाँ पे अगर हम सारी चीज़ें अगर ध्यान रखते हैं, वायु का, प्रकाश का, उनके बैठने की व्यवस्था का, तो ये लाभप्रद होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम डाल सकते हैं। पॉइंट उतने ही लिखने हैं जिनसे आपको याद रह सके। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है, मानसिक विमंद या मानसिक मंद बालकों की क्या विशेषताएं होती हैं। विशेषताएं अगर पूछता है तो आपको बता देना है, कारण जो पूछेगा वो अलग हो जाएंगी। तो विशेषताएं कौन कौन सी है, तो आप विशेषताओं में बहुत सारी विशेषताएं हैं इनकी, इन विशेषताओं में से कोई भी आप विशेषताओं को लिख सकते हैं, क्योंकि इनमें हीनता की भावना जो है ज़्यादा पनपती है, आत्मविश्वास कम रहता है, तो ये मानसिक रूप से जो है मंद कहलाते हैं। ये छोटी छोटी बातों को जो है ढंग से समझ नहीं पाते हैं और हर बार जो है अपनी आयु की अपेक्षा कम छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं। जैसे कि सपोज करिए उनको जिस आयु में 10वीं या 8वीं या 9वीं क्लास में होना चाहिए, वो उसी आयु में तीसरी चौथी 5वीं में पढ़ते हैं। तो ये सारे के सारे जो है इनकी विशेषताएं हैं। अगला जो क्वेश्चन है, दृष्टि बाधिता के प्रमुख कारण क्या है, यानी कि आपको दिखाई नहीं देता तो उसके प्रमुख कारण क्या क्या हो सकते हैं, ये आप बता सकते हैं। तो इसमें तो विटामिन की कमी भी है, कोई दुर्घटना हो जाए तो उसमें भी आपको दिक्कत हो सकती है, कोई आंखों का संक्रमण हो गया अचानक से तो वो आपको परेशानी में डाल सकता है, और जो है कुछ माता पिता जो आनुवांशिक रूप से इस तरह के एबिलिटी से ग्रसित हैं तो वो भी बच्चों में पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आप लिख सकते हैं। और इनकी समस्याएं क्या हैं, ये तो कारण हमने बता दिया। अगर समस्याएं पूछे तो समस्याएं भी हमें पता होना चाहिए। तो समस्याएं भी कुल 8 समस्याएं हैं, मेन जो समस्याएं हैं टॉपिक वाइज। तो 8 समस्याओं में से 4, 5, 6, 7 आप जो भी याद करना चाहें, जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल आपको परफेक्टली क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, हर साल आते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। कई बार पूछा जाता है ब्रेल लिपि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो ये अगर 5 नंबर का आएगा तो आपको ये टिप्पणी लिखनी है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इसमें सब कुछ बताएगा कि इसका आविष्कार जो है 1821 में किया गया था, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसको जो आविष्कार करने वाले थे उनके नाम पर ही इसका नाम पड़ा था, उनका नाम था लुई ब्रेल। तो ये कभी खालिस्तान बनता है, कभी आपका एमसीक्यू बनता है, कभी वन वर्ड में पूछा जाता है सीधा सीधा, और ये सन आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो है आपको ज़्यादा लिखना है। अगर ये 5 नंबर का आता है तो 5 नंबर पे इस तरह का जो है टिप्पणी आपको लिखनी है। अगर ये 2 नंबर का पूछा जाएगा तो 2 नंबर के हिसाब से टिप्पणी मैं आपको जो है आगे बता दूंगा। अच्छा, एक बार और क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, एक स्पेशल क्वेश्चन जो बनता है ये होता है श्रवण दोष, यानी कि सुनने के कारण क्या होते हैं, यानी कि श्रवण दोष जो है सही से नहीं सुन पाते हैं उनका क्या कारण हो सकता है, तो ये आपको बताना है। तो इसके भी बहुत सारे कारण जो है, सबसे पहला तो अनुवांशिक कारण बोलते हैं कि आपके घर में ही पहले से कोई कम सुनता है या फिर माता पिता दोनों ही कम सुनते हैं, तो उस समय वंश परंपरा के आधार पर जो है ये दोष बालकों में पाया जाता है। और साथ ही साथ अगर अधिक ध्वनि में कोई बालक हमेशा निरंतर रहता है तो उसकी श्रवण जो सुनने की शक्ति है, जिसको श्रवण शक्ति बोलते हैं, वो कम हो जाती है। या ट्रैफिक में वो काम कर रहा है तो इस तरह से आपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस जो है कई जगह पे जहाँ पर हाईली वॉल्यूम एनवायरनमेंट है वहाँ पर वो एक तरह का गैजेट पहनते हैं, और सबसे ज़्यादा आपको मिल जाएगा ये आपको एयरपोर्ट्स पे, वहाँ पर देखिएगा जितने भी एरोप्लेन्स के आसपास के लोग होंगे उनके कानों पर कुछ इक्विपमेंट लगे होते हैं ताकि उनको वहाँ की आवाज़ जो एरोप्लेन्स की है वो कम सुनाई दे। तो ये सारी चीज़ें इसमें आप लिख सकते हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स इसमें काम आएंगे आपको। इसके बाद अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, भारतीय पुनर्वास परिषद की भूमिका यानी रोल ऑफ आरसीआई पर प्रकाश डालना है। तो ये रोल ऑफ आरसीआई क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, इसको डिटेल में आपको देख लेना है और इनको नोट भी करना है ढंग से, और तभी जाके आप जो है क्वेश्चंस को लिख पाओगे। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपका, और ये क्वेश्चन है आपका, जेंडर शिक्षा से संबंधित व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने के उपाय लिखिए। तो ये हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जेंडर वाला क्वेश्चन तो हमेशा आता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है।
जेंडर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, अगर आपको उसका आंसर नहीं पता है तो उस आंसर की जगह आप ये आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं, ये सारी की सारी हैं, और इन्हीं उपायों को आप समस्या बना सकते हैं कि भाई ये नहीं होता है। आपको अब ये उपाय बताने हैं तो उपाय में तो हो सकता है, अगर समस्याएं बतानी है तो उपाय में, उपाय की जगह नहीं कर देना है आपको। तो जहां जहां आपको लग रहा है कि ऑप्शन में नहीं कर सकते, उन पॉइंटों में ऑप्शन को नहीं कर दीजिएगा। इसके बाद में भारत की पूर्णवास परिषद के उद्देश्य क्या है, ये उद्देश्य बताने हैं। उद्देश्य जो है इसके 6 ही हैं लगभग, तो इन 6 उद्देश्यों को आप लिख सकते हैं। तो ये सारे उद्देश्य जो आपके सामने मैंने दे दिए हैं, छोटे छोटे रूप में दिए हैं। इसके बाद में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देने हैं। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, ये खालिस्तान में चले जाते हैं कभी कभी, और एमसीक्यू में भी बन जाते हैं। विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 दिसंबर को इसको मनाते हैं। भारतीय समाज किस प्रकार का है, तो भारतीय समाज जो है पुरुष प्रधान समाज है। भारत में बालिकाओं के प्रति किस प्रकार की सोच है, तो बालिकाओं के प्रति जो है नकारात्मक सोच मानी जाती है। क्या वर्तमान में भी नारी की योग्यता पर संदेह किया जाता है, तो वर्तमान में भी योग्यता पर संदेह किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्वास परिषद एक्ट 1992 का संबंध किससे है, तो ये जो संबंध है ये मानव संसाधनों के विकास से और असमय बालकों को पुनर्वास संबंधी सुविधाएं देने से है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निशक्तता अधिनियम कब पारित हुआ था, तो मैंने आपको बताया था ये सन 1995 में पारित हुआ था। लैंगिक समानता क्या है, तो महिला और पुरुष के साथ में समान व्यवहार जो है लैंगिक समानता कहलाती है। यहाँ पर अगर पूछता है लैंगिक असमानता क्या है, तो महिलाओं और पुरुष में समान व्यवहार ना करना लैंगिक असमानता कहलाती है। तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पे तैयार होते हैं आपके। जेंडर क्या है, तो जेंडर जो है महिला या पुरुष दोनों की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति जो है प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद जो है एमसीक्यू जो बनते हैं किस तरह का बनेगा, विशिष्ट बालक वह है जो अंतः व्यक्तिगत भिन्नता रखते हुए अन्य सामान्य बालकों से अंतः व्यक्तिगत भिन्नता रखता है। यह कथन किसने दिया था, यह आपको बताना है। तो जो एमसीक्यू में ऑप्शंस लिखे गए हैं इनमें पहले आप सोचे समझे और टिक करें, उसके बाद में मैं आंसर्स बता रहा हूं उसको मैच कर लें। तो ये कथन जो है, विशिष्ट बालक वह है जो अंतः व्यक्तिगत भिन्नता रखते हुए अन्य सामान्य बालकों से अंतः व्यक्तिगत भिन्नता रखता है, यह कथन श्रीमती राजकुमारी शर्मा का है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस बालक को बौद्धिक रूप से भिन्न बालकों की श्रेणी में रखा जाएगा, तो यहाँ पर जो है ऑप्शंस आपके सामने है, 4 ऑप्शंस हैं, और इनमें जो है आपका, इनमें से किस बालक को बौद्धिक रूप से भिन्न बालकों में, बौद्धिक यानी कि बुद्धि के हिसाब से, तो जो प्रतिभाशाली होंगे बालक उनको हम अलग रखेंगे। तो यानी कि हम कह सकते हैं बौद्धिक बालक, बौद्धिक रूप से भिन्न बालक में जो है प्रतिभावान या प्रतिभाशाली बालक आ जाएंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का आशय उस शिक्षा व्यवस्था से जिसमें सामान्य एवं असक्षम छात्रों को एक साथ शिक्षण प्रदान करते हुए उच्च अधिगम यानी सीखने से संबंधित क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। यह कथन किसने दिया था, तो यह कथन देने वाले थे हमारे प्रोफेसर ए के दुबे। तो यहाँ पे 100 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न जो है इसमें पूछा गया, समावेशी शिक्षा का अभिप्राय ऐसे छात्रों की शिक्षा से है जो सामान्य बालकों से भिन्न है और यह शिक्षा उन्हें समझकर तथा अनुकूल वातावरण प्रदान करके संगीर्ण विकास की ओर प्रेरित करती है। यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है यह दिया था श्रीमती राजकुमारी शर्मा ने। और इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मंद बुद्धि या शैक्षिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण जो है वो क्या है, तो इसमें जो है आप मंद बुद्धि या शैक्षिक पिछड़ापन हो सकता है कि आपके वंश में ही ये दिक्कत हो, आपकी गरीबी जो है वो प्रॉब्लम करती है, और शारीरिक कमियां अगर आप में, विकलांगता किस तरह की है तो भी वो आपको इफेक्ट करेगी, यानी पिछड़ापन आपको देगी। इसका मतलब उपरोक्त सभी जो इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, वंचित होने वाला जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है, यह बालक, ये वंचित बालक की ये परिभाषा किसने दी थी, तो ये जो परिभाषा दी थी, तो ये परिभाषा दी थी गार्डन ने। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक अभियोजन और व्यक्तित्व के गुण, विद्यालय की उपलब्धियों, खेलकूद, जानकारियां एवं रुचियों की बहुरूपता में सामान्य बालकों से बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं। यह कथन किसने दिया था, तो यह कथन दिया था टर्मन और ऑर्डन ने। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसके बाद 8वें क्वेश्चन पे आइए, यहाँ पूछा गया है, सृजनात्मकता नई वस्तु का सृजन करने की योग्यता है, यह परिभाषा किसकी है, तो यह परिभाषा जो दी थी ये दी थी जेम्स ड्रेवर ने। तो यहाँ पर जो है 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अधिगम अक्षमता के उपचार की प्रमुख विधि है, तो कौन सी विधि होगी, व्यवहारिक निर्देशन भी आ जाता है, संज्ञात्मक व्यवहार भी आता है, कंप्यूटर निर्देशन भी आता है, उपरोक्त सभी जो है इसमें सही हो जाता है। तो आपका राइट आंसर द हो जाएगा। 10वां जो प्रश्न है इसे पूछा गया, पठन अयोग्यता का प्रमुख कारण क्या है, तो पठन अयोग्यता का प्रमुख जो कारण है वो जो है आपका बोलने की कठिनाई भी हो सकती है, ध्यान का अभाव भी हो सकता है, श्रवण दोष भी हो सकता है, यानी उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं आपके फिलिप्स की, जिसमें फिलिप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये एमसीक्यू भी बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप सोचे कि बस फिलिप्स में जो हमने देख लिया बस यही करना है और कुछ करना ही नहीं है। तो इसमें जो है पहला, डैश शिक्षा का अर्थ उस शिक्षा व्यवस्था से संबंधित है जिसमें सामान्य छात्र और एवं असक्षम छात्र एक ही कक्षा
में एक दूसरे के साथ जो है सम्मिलित होकर के अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा समावेशी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, कोठारी आयोग की स्थापना खालिस्तान ने की। तो कोठारी आयोग की स्थापना जो है डॉक्टर डी एस कोठारी ने की थी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डॉक्टर डी एस कोठारी, डॉक्टर डी एस कोठारी। अगला जो क्वेश्चन है, सन खालिस्तान में एनसीईआरटी ने एक उपागम पत्र के द्वारा कक्षा 1 से 10 तक के लिए प्रस्तावित आदर्श पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। तो ये कौन से सन में की थी? ये 1975 में की थी। पोर्टफोलियो समावेशी शिक्षा के संदर्भ में खालिस्तान की महत्वपूर्ण एवं प्रभावी विधि है। तो किसकी है? आकलन के लिए, जो भी आकलन होता है ना उसके लिए, यहाँ पे आ जाएगा आकलन के लिए। समावेशी विद्यालयों में खालिस्तान को स्वीकार किया जाता है। समावेशी विद्यालयों में जो है विविधता को स्वीकार किया जाता है, अलग अलग चीजों को जो है स्वीकार किया जाता है। विविधता जो है इसमें आंसर आ जाएगा। खालिस्तान एक ऐसे आकलन को कहा जाता है जो कमियों के बाद भी दिव्यांगजनों को अपनाकर उनकी कमियों को दूर कर उन्हें समावेश की ओर अग्रसर करता है। तो हम इसको बोलते हैं आपकी समावेशी आकलन। समावेशी आकलन, यहाँ पे हमारा आ जाएगा समावेशी आकलन। छात्रों जो है भारतीय शिक्षा प्रणाली में प्राचीन काल में मात्र खालिस्तान बालक के लिए ही शिक्षा की व्यवस्था हुआ करती थी। तो मात्र जो सामान्य बालक थे उनके लिए होती थी। समावेशी शिक्षा में खालिस्तान तथा खालिस्तान दोनों सम्मिलित रूप से शिक्षा प्रदान करते हैं। तो वो इसमें क्या होते हैं? निष्पक्ष छात्र हो सकते हैं और सामान्य छात्र दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं निःशक्त तथा सामान्य छात्र। ठीक है, दोनों में लिख देना है, यहाँ निःशक्त छात्र और यहाँ पे सामान्य छात्र। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, इसमें पूछा गया आपसे, समावेशी विद्यालयों में निःशक्त बालकों का मूल्यांकन एक पक्षीय ना होकर के खालिस्तान होना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए? एक पक्षीय ना होकर के बहुपक्षीय होना चाहिए, बहुपक्षीय होना चाहिए। अब आपको बताना है बहिष्करण के स्वरूप। तो देखिए बहिष्करण के स्वरूप क्या क्या हो सकते हैं? इसमें वर्ग हो सकता है, जेंडर तथा विशेष आवश्यकताएं हो सकती हैं। समावेशी शिक्षा एक विशेषता लिख सकते हैं। मैं विशेषताएं बहुत सारी बता चुका हूं, आप जो मर्जी वो लिख सकते हैं। भारतीय कक्षाओं में असमानता का कोई एक कारण जो है आपको बताना है। तो प्रांतीय अवस्थाएं जो इसमें काफी ज्यादा जो है विविधता लाती है। समावेशी शिक्षा का कोई एक लाभ जो है आप बता सकते हैं आसानी से, बहुत सारे लाभ हैं, मैंने आपको बता दिया है। समावेशी शिक्षा के मूल्यांकन की कोई 3 विधियों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर जो है 3 विधियां ध्यान रखना है आपको, मौखिक परीक्षण, अवलोकन और लिखित परीक्षण, ये तीनों हैं और तीनों विधियों को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है। इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। असमानता का अर्थ क्या होता है? तो आप जानते हैं, असमानता यानी कि व्यवहार में एक रूपता ना होना। बालक जिसको संप्रेषण की समस्या होती है और उनका स्वर या वाणी 44 अन्य समान बालकों से भिन्न होती है, वह स्वयं भी सजग हो जाता है कि वह अपनी बात कहने में असमर्थ है, उसकी वाणी मधुर नहीं होती। यह कथन किसका है? तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, बाकी ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो ये कथन किसका है ये आपको बताना है। यह कथन है आपका राइपर का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वंचित होना बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा जो दी थी उनका नाम था गार्डन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऐसे बालक अधिकतर 96% अनुशासित होते हैं, यानी कि 96% जो अनुशासित बालक होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं प्रतिभाशाली बालक। महिलाओं से भेदभाव का प्रमुख कारण क्या है? तो हम बता सकते हैं इसमें सारे ऑप्शन सही हैं, क्योंकि पुरुष प्रधानता समाज भी होता है, सामाजिक परंपराएं हैं, नारी की संकीर्ण सोच भी है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी जो आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो 5वां क्वेश्चन इसकी बात करते हैं, जेंडर सशक्तिकरण का प्रमुख संकेतक है। तो ये प्रमुख संकेतक में जो आएगा विकास में, जेंडर, आरक्षण में और शिक्षा में। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी सही है। पिता की मृत्यु के बाद पुत्र वारिस होता है, यह प्रतीक किस चीज का है? तो आप बता सकते हैं कि ये जो है प्रतीक है पुरुष प्रधान समाज का। इसके बाद जेंडर के प्रकार जो होते हैं वो आपको बताने हैं कि कितने प्रकार होते हैं जेंडर के। तो जेंडर के जो है वो 3 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जेंडर की चर्चा की जाती है तो कहाँ की जाती है? तो जेंडर की चर्चा जो है हम स्त्री तथा पुरुष की शिक्षा के समानता के लिए करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे, शालाओं में जेंडर का प्रतिबिंब किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बालिकाओं की शिक्षा की उन्नति के लिए। निम्नलिखित में से पुल्लिंग कौन सा है? पुल्लिंग बताना है।
स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग नहीं पूछा है, पुल्लिंग बताया है, तो पुल्लिंग जो है आपका हो जाएगा कमलकांत। ठीक है, तो यहाँ पे द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आरसीआई की स्थापना की गई थी। अभी हमने बड़ा क्वेश्चन देखा था और आपको पता होगा कि 1992 में जो इसकी स्थापना की गई थी। निशक्त जन व्यक्ति अधिनियम 1995 में कुल कितने अध्याय हैं? तो इसमें जो टोटल अध्याय हैं वो 14 हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है निशक्त व्यक्ति अधिनियम की रूपरेखा की आधारशिला रखी गई, तो ये कब रखी गई थी? तो ये रखी गई थी कहाँ रखी गई थी? तो ये रखी गई थी पेंचिंग में। यहाँ पे द ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। शाला में आवश्यक है, तो शाला में क्या चीज़ आवश्यक है? तो प्रयोगशाला भी होनी चाहिए, शौचालय भी होना चाहिए, पीने का पानी भी होना चाहिए, बिजली भी होनी चाहिए, तो उपयुक्त सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है शाला की प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है, क्या बढ़ाएगा? तो प्रयोगशाला, पुस्तकालय और खेल का मैदान, ये तीनों बढ़ा देंगे, उपयुक्त सभी जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद खालिस्तानों की पूर्ति करते हैं, जिसमें आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है वंचित होना बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है, यह परिभाषा किसने दी है? तो अभी हमने इस परिभाषा की बात करी थी, ये परिभाषा थी गार्डन की। एमसीक्यू में करवा चुका हूं, उसमें आपने देखा होगा गार्डन जो है इसकी परिभाषा दी थी गार्डन ने। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है आरसीआई की स्थापना खालिस्तान सन में हुई थी, तो अभी हमने देखा कि 1992 में हुई थी, तो 1992 जो है इसका आंसर हो जाएगा। वर्तमान संविधान के खालिस्तान में संशोधन में 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, तो ये संशोधन जो है 93 था, 93। इसके बाद जो है आपका विकलांग जन अधिनियम सन खालिस्तान में पारित हुआ, तो ये पारित हुआ था 1995 में, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। खालिस्तान मूलभूत संज्ञात्मक असमर्थताओं पर आधारित होती है, जिसका उद्यम प्राय संरचनात्मक होता है, तो उसको हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। इसके बाद जो है आपसे पूछा गया खालिस्तान का संबंध गणित अधिगम, गणित संबंधी प्रश्नों को हल करने की असमर्थता है, तो वो क्या है? उसको हम बोलते हैं डिसकैलकुलिया, अभी हमने पढ़ लिया था। विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ जाएगा विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास जो है यूरोप में हुआ था। बाधितों हेतु सहायक उपकरणों का निर्माण खालिस्तान में होता है, तो बाधितों हेतु जितने भी सहायक उपकरण है उनका निर्माण जो है कानपुर में होता है। इसके बाद मानसिक बाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान खालिस्तान में स्थित है, तो ये मुंबई में है। मानसिक बाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान, यहाँ पे मानसिक बाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान खालिस्तान में स्थित है, वो मुंबई में है। और मानसिक बाधितों के लिए देखो दोनों क्वेश्चन सेम है, एक तो स्थित पूछा गया है और एक पूछा गया है कहाँ पर है, तो दोनों में अलग अलग आंसर आ रहे हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका हैदराबाद। अस्थि बाधितों हेतु संस्थान खालिस्तान में स्थित है, तो यह है दिल्ली में। जिनकी अस्थियां यानी हड्डियों में प्रॉब्लम है उसके लिए संस्थान जो है दिल्ली में स्थित है। मानसिक बाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान जो है वो हैदराबाद में है, और मानसिक बाधितों के लिए जो राष्ट्रीय संस्थान खालिस्तान में स्थित है वो है मुंबई में। तो यहाँ पर जो दोनों क्वेश्चंस हैं इनमें कंफ्यूजन भी हो सकता है, तो आप मुंबई या हैदराबाद दोनों लिखेंगे तो भी आपके राइट आंसर्स हो जाएंगे। इसके बाद में भारत में जेंडर शिक्षा में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों को बताना है, तो ये जेंडर शिक्षा में व्यवहारिक कठिनाइयाँ जो भी आती हैं बड़े क्वेश्चंस बनते हैं इस पर। तो इसमें अंधविश्वास जो है, कुप्रथाएं हैं, और जो उचित धारणा है उसका अभाव हो सकता है। उसके अलावा जो है अपव्यय का प्रभाव भी हो सकता है। बालिका विद्यालयों का अभाव जो है, वहाँ पर स्कूल ना हो बालिकाओं के लिए, शिक्षिकाओं का अभाव हो, अगर बालिका विद्यालय है तो वहाँ पे शिक्षिका ना हो, और पाठ्यक्रम में कोई कमी हो, निर्धनता यानी गरीबी हो, उसका प्रभाव तो देखने को मिलता ही है, और सामाजिक पिछड़ापन हो जैसे कि आदिवासी हो, कॉलोनियाँ और कुछ पिछड़े लोग हों, तो वो भी जो है इसको प्रभावित करते हैं, तो ये कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ता है। इसको हम डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, बाकी ये मेन पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये सारे मेन पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। भारत की पुनर्वास परिषद के उद्देश्य जो है क्या क्या है मैं आपको बता चुका हूँ बहुत ही विस्तार तरीके से। बाकी आप अगर छोटे तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि केवल उद्देश्य लिखिए, तो आप ये 3-4 उद्देश्य लिख सकते हैं। निःशक्त जनों के राष्ट्रीय संस्थानों के कार्य क्या क्या हो सकते हैं, तो आप सारे के सारे बता सकते हैं। इसमें विकलांगता को रोकना है, उसके विकलांगों का कल्याण करना है, आरक्षण की व्यवस्था करनी है, उनको परिभाषित करना है, उसके संबंधित सुझाव देने हैं, और जो है उसके अलावा जो है उसके सहायक सामग्रियों का निर्माण करना है। ब्रेल लिपि पर संक्षिप्त टिप्पणी मैंने बताया था कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आए तो दूसरा लिखना है, और 2 नंबर का क्वेश्चन आए या 1 नंबर का क्वेश्चन आए तो आपको ये लिख देना है। श्रवण दोष के कारण आपको बता देना है, तो मैंने बता दिया है, बहुत सारे कारण हैं, उसको डिस्क्राइब कर दिया मैंने अच्छे तरीके से, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद में दृष्टि बाधिता के कारण क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पर छोटे फॉर्म में दे दिया है, तो आप दोनों तरीके से याद कर सकते हैं, बड़ा छोटा, और फिर आप लिख सकते हैं आसानी से। और विकलांग बालक के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, तो मैंने बताया था इसमें मानसिक भी होते हैं और शारीरिक भी होते हैं, तो ये सारे के सारे जो बालकों को आप बता सकते हैं।
पिछड़ेपन अथवा शैक्षिक मंदता के क्या कारण हो सकते हैं? तो ये सारे कारण हम डिस्क्राइब कर चुके हैं बड़े बड़े आंसर्स के रूप में। बाकी छोटे रूप में आप इसको याद करना चाहें तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। बाल अपराध के कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो आप जानते हो सामाजिक कारण हो सकता है, अनुवांशिक कारण होता है, आर्थिक कारण होता है, ये सारे के सारे कारण आप इसमें बता सकते हैं। बाल उपचार की विधियां कौन कौन सी है? तो इसमें मनोवैज्ञानिक विधि और वैज्ञानिक विधि जो है ये सारे के सारे आ जाएंगी। तो ये सारे के सारे ऑप्शन जो आप लिख सकते हैं इसमें। समस्यात्मक बालक को समझाइए। तो जो सामान्य व्यवहार से हट करके बालक जो व्यवहार करते हैं उसको समस्यात्मक बालक कहते हैं। इसके कारण जो है पारिवारिक हो सकते हैं, बुरी संगति हो सकती है, शारीरिक बनावट, संवेगात्मक और विद्यालय का वातावरण। उपचार जो है पारिवारिक परिवार का वातावरण सही हो जाए तो हो सकता है, बुरी संगति से अच्छे मित्र बन जाए तो हो सकता है, उचित शिक्षा की व्यवस्था हो जाए तो हो सकता है, और अच्छा अध्यापन आदर्श बन जाए तो भी हो सकता है। और जब प्रतिभाशाली की विशेषताएं क्या हैं? तो प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं बहुत सारी हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। इन सारी विशेषताओं को आप इसमें लिख सकते हैं। समावेशी शिक्षा में विविध मूल्यांकन विधियों का आपको वर्णन करना है। तो बहुत सारी मूल्यांकन विधियां होती हैं जिसमें मौखिक है, विविध प्रश्न उत्तर प्रणाली है, कहानी कह करके बताना, बोल करके बताना, वर्णन करना, अवलोकन करना और लिखित परीक्षा, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। समावेशी शिक्षा के लाभ बताइए। तो बहुत सारे लाभ हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये लाभ जो है आप आसानी से बता सकते हैं। तो इन सभी लाभों को आपको याद कर लेना है। और इसमें पूछा गया है भारतीय शैक्षिक व्यवस्था में बहिष्करण को विस्तार से समझाना है। तो बहिष्करण का अर्थ क्या होता है? कि बाहर रखना या फिर मना कर देना। बहिष्करण का अर्थ तो आपको ये पता ही है। वर्ग के आधार पर बहिष्करण करते हैं तो उच्च, मध्यम और निम्न वर्ग में करते हैं, और जेंडर के आधार पर बहिष्करण करेंगे तो पुरुष और स्त्री हो जाएगा। इसके अलावा जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? तो बहुत सारे बच्चे हैं इसमें जो शामिल किए गए हैं। कम से कम आपको ये 4-5 बच्चों को तो याद रखना है, बाकी मैंने यहाँ पे 6 तरह के बच्चों को बता दिया है। समावेशी शिक्षा का अर्थ बताइए, उसके उद्देश्य लिखिए। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है, उद्देश्य क्या है, सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। तो इनको कोई भी इशू नहीं है आपको करने में। आगे बढ़ते हैं, अपने जो MCQs हैं इनको खत्म करते हैं। इसमें जो है समावेशी शिक्षा व्यवस्था आधारित किस पे है ये आपको बताना है। तो ये समावेशी शिक्षा जो आधारित है ये हमारा जो आंसर हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर जो हम लिखेंगे ये हो जाएगा आपका समावेशी शिक्षा व्यवस्था किस पे आधारित है? तो ये बालकों पर केंद्रित है, चाहे वो बालक कैसा भी होता है। यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में ट्रेलर प्रेम शिक्षण सहायक सामग्री है, किसके लिए है? तो ये दृष्टिबाधित बालकों के लिए है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। निःशक्त जन अधिनियम 1995 के अनुसार विकलांगता के प्रकार कितने हैं? तो ये 5 प्रकार हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो हम बात कर चुके हैं, नई दिल्ली में है या दिल्ली में है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ से पूछा गया है ब्रेल लिपि का विकास जो है लुई ब्रेल ने किया था। नेक्स्ट जो है इसमें पूछा गया मानसिक मंदित बच्चे का बौद्धिक स्तर कितना होता है? तो मंद होता है तो 70 से कम होगा। NIVH खालिस्तान शहर में स्थित है। तो NIVH जो है देहरादून में स्थित है, बहुत ध्यान से रखना, आपको याद रखना है। ब्रेल लिपि खालिस्तान ज्ञान इंद्रियों पर आधारित है। तो कैसे है? स्पर्श करने पर, ठीक है, स्पर्श करके, छू करके, आंखें तो रहती नहीं है तो छू करके महसूस करते हैं। भारत में विकलांग व्यक्तियों का सामान्यतः प्रतिशत खालिस्तान है। तो विकलांग व्यक्तियों का जो प्रतिशत है वो 3% है भारत के अंदर। अब इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन, शारीरिक रूप से भिन्न बालकों के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कई क्वेश्चंस तो रिपीट हो रहे हैं, तो लेकिन आपको घबराना नहीं, इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से याद करना है। इसके बाद जो है विकलांगता या निःशक्त की अवधारणा को स्पष्ट करना है। तो उत्तर आपके सामने है। भारत की पुनर्वास परिषद के उद्देश्य मैंने बताया था कि आएगा ये, तो इसको आपको ध्यान रखना है। बहुविकलांगता क्या होती है? यानी कि एक से अधिक विकलांगता या दो से अधिक विकलांगता को जो है बहुविकलांगता कहते हैं। प्रतिभाशाली बालक को परिभाषित करो, कई बार मैं बता चुका हूं, इसको आप कर सकते हैं। पुरुष प्रधान समाज का अर्थ आपको स्पष्ट करना है, बहुत ही सिंपल सा है, इसके ऊपर थोड़ा सा आप लिख सकते हैं टिप्पणी। पोर्टफोलियो क्या है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पोर्टफोलियो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है आपको। बालिका शिक्षा के प्रसार के उपाय जो है वो क्या हो सकते हैं? किशोरावस्था की समस्याएं क्या क्या हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाता है। समावेशी शिक्षा की परिभाषा और धारणा का विश्लेषण करने में समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या विशेषताएं हो सकती है उनको बताना है। इसमें आप जो भी पॉइंट्स याद कर सकते हो उतने याद करने, उससे ज्यादा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ना हो कि आप सभी याद करने के चक्कर में सब कुछ भूल जाएं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं? तो ये सारी आवश्यकताएं जो है हम बता सकते हैं इसमें। इसके बाद आते हैं आगे। जरूरी नहीं है कि आप पूरा पैराग्राफ याद करें, जितना आपको याद होता है उतना ही याद करें, मैं आपको बार बार बता चुका हूं ये चीज। लेखन अयोग्यता, जिसको डिस्ग्राफिया कहते हैं, इसका पहचान के वर्णन के बारे में आपसे पूछ सकता है, या फिर इसको पूछ सकता है लेखन अयोग्यता के बारे में टिप्पणी लिखिए, तो ये भी आप बता सकते हैं। इसमें जो है लेखन अयोग्यता की पहचान के बारे में पूछा जा सकता है। अक्षरों की बनावट जो है इसमें शामिल की जाती है कि वो समझ नहीं पाते हैं, मानकों के अनुरूप जो है लेखन का अभाव रहता है, ये इसकी समस्या है। तो सारे पॉइंटों को आपको अधूरे शब्द लिखना, ये भी इसकी समस्या है। अक्षरों के बीच दूरी जो है उसको ना रखना, एक साथ लिख देना, और शब्दगत दूरी जो है उसको भी नहीं रखते हैं ये। और सिर रेखा का सीधा ना होना, यानी कि जो उसके ऊपर लाइन खींचते हैं वो भी सीधा नहीं होता। मात्रा लेखन में ज्ञान का अभाव होता है, ये भी प्रॉब्लम्स हैं। ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो आप बता सकते हैं। मिश्रित शब्दों के लेखन में कठिनाई हो जाती है, एक जैसे शब्द जो है वो नहीं लिख पाते हैं। एक लाडली लक्ष्मी योजना है, उसके ऊपर प्रश्न पूछा जाता है, ये क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये कौन से
समय में शुरू हुआ था, ये सब चीज़ आपको बताना है, कौन सी कक्षा के लिए है, ये हर चीज़ जो है इसमें मेंशन की गई है, इनको थोड़े से ढंग से याद करना है आपको। बाल अपराध को परिभाषित करना है, तो बाल अपराध क्या होता है, इस तरह से आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। भारतीय समाज संरचना में पुरुषों और स्त्रियों की स्थिति जो है उस पर प्रकाश डालने की बात हो सकती है, टिप्पणी लिखने की बात हो सकती है, तो आपको इस तरह से लिखना है। अच्छे तरीके से याद करना है, सारी टिप्पणियां लिख चुका हूं और इसको बड़े ध्यान से याद करना है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सारा याद करना है, बार बार बताता हूं तो कम से कम याद करें। समाज में महिलाओं की पहचान पर टिप्पणी आपको लिखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपने जो है सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे देखे और ये प्रश्न पत्र जो यहाँ पे समाप्त होता है। बाकी प्रश्न मैं करवा चुका हूँ, मैंने बता चुका हूँ आपको कि 901 902 ऑलरेडी अवेलेबल है, 903 आप देख रहे हैं, 904 जल्दी आने वाला है। तो सभी विषय के जो विषय सामग्री है इनको अच्छे तरीके से याद करें और जितना मैं सॉल्यूशंस आपको दे रहा हूँ ये कंप्लीट सॉल्यूशंस दे रहा हूँ, यानी कि हर प्रश्नों के उत्तर मैं आपको विस्तार रूप से बता रहा हूँ। इन्हीं प्रश्नों को ढंग से पढ़ें, कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं एग्जाम में अगर आप विशेष करके इनको तैयार करेंगे। और जो अपना प्रीवियस पेपर आप देने वाले हैं उनके प्रश्नों को भी याद रखना, क्योंकि उनमें से प्रश्न जो है अगले पेपर में पूछे जाते हैं, तो कुछ प्रश्न पीछे वाले पेपर से उठाए जाएंगे। कई सब्जेक्ट जो हैं स्टार्टिंग के आपके 4 या 5 सब्जेक्ट जो हैं इंटर रिलेटेड हैं, यानी कि शिक्षक के गुण बताइए, पहले प्रश्न में भी आपका 901 में पूछा जा सकता है, 902 में पूछा जा सकता है, 903 में पूछा जा सकता है, 904 में भी पूछा जा सकता है। तो शिक्षक के गुण आपको कहीं भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है, तो ये सारे जो कॉमन क्वेश्चन हैं ये घूमते रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इसको चेक करके जो है अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। बेहतरीन तरीके से जो है आप आंसर्स लिख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है पॉइंट्स लिखने की कोशिश ना करें, अगर आपसे याद नहीं होता है मिनिमम पॉइंट लिखें, लेकिन सटीक लिखें, उससे आपको जो है आंसर्स लिखने में तकलीफ भी नहीं होगी, साथ ही साथ जो है एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काट पाएगा और आप आसानी से पास हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने सब कुछ समझा होगा। इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।